गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले हम लोग जितना करंट पढ़े वो सारे डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है? अगर किसी सर्किट से करंट का डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करे तो वैसे करंट को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इफ current is said to be alternating if its direction varies periodically through a resistor or any other elements तो पीरियोडिकली अगर वैरी कर रहा है करंट किसी रेसिस्टर या अदर एलिमेंट से, तो हम वैसे करंट को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। हम लोग को जो ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है वो साइनुसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट, और हम लोग के जो घरों में करंट आता है वो भी साइनुसॉइडल करंट होता है। साइनुसॉइडल करंट कहने का मतलब I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो करंट है वो टाइम के साथ साइनुसॉइडली वेरी कर रहा है। यहाँ पर फेज कांस्टेंट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा स्टैंडर्ड वे में लेना चाहते हैं तो वैसे भी ले सकते हैं, साइन ओमेगा टी। जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये करंट ऑल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन का पीरियड 2 पाई होता है। तो ये करंट पीरियोडिकली वैरी कर रहा है, जहां पर इसे बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट भी बोलते हैं और पीक करंट भी बोलते हैं, पीक करंट। और ये तो इंस्टेंटेनियस करंट है, करंट एट एनी टाइम टी, इंस्टेंटेनियस करंट। तो हम लोग को मेनली यही करंट पढ़ना है, और हमारे घरों में जो करंट यूज करते हैं वो यही करंट यूज करते हैं, साइनुसॉइडल वेरी ही। अब ये करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? तो अगर मेरा ईएमएफ साइनुसॉइडल वेरी करेगा तभी हम लोगों का करंट साइनुसॉइडल वेरी करेगा। तो साइनुसॉइडल वेरिंग करंट, या कह सकते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ चाहिए। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कैसे लिखते हैं? जैसे करंट हम लोगों ने लिखा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये देखो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, और ये ईएमएफ मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था। वोल्टेज बोल सकते हो, ईएमएफ भी बोल सकते हो। ये साइनुसॉइडल वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग, या बोलो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। अब ये मैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस करूं? तो याद करो, मैंने एक्सप्लेन किया था ईएमआई में, जो ई इंड्यूस्ड बताया था। किस रीजन से? अगर कोई कंडक्टिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, अगर कोई कंडक्टिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करे
तो अपने को ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर दूंगा फिर से। तो हम लोग को जो ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ना है वो साइनोसॉइडल वैरिंग करंट और वोल्टेज पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा और भी तरह के ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज होते हैं। तो मैं इसके आगे करता हूं। जनरली we have to study about alternating current, sinusoidal alternating current varies sinusoidally with time। और ये लिख लेंगे। तो ये साइनोसॉइडली वैरिंग करंट लिखा है मैंने। इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, मैक्सिमम करंट और पीक करंट। करंट का मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 करेंगे तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट। इसीलिए आई नॉट को बोलते हैं पीक करंट या मैक्सिमम करंट। तो यही करंट है अपने को पढ़ना। अब साइनोसॉइडल करंट को ऑब्टेन करने के लिए अपने को साइनोसॉइडल वोल्टेज चाहिए। तो हम लोग साइनोसॉइडल वोल्टेज लिखेंगे हम लोग अब। तो इसके बाद ये वाला फार्मूला करंट वाला लिख देना और सारा इंस्टेंटेनियस करंट, पीक करंट नोट कर लेना। फॉर आगे करेंगे फॉर एसी करंट, we have for AC current we require AC voltage source, AC voltage source। AC voltage source, AC voltage source is represented by symbol। AC वोल्टेज सोर्स के सिंबल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डीसी को हम लोग ये करते थे और इसका ईएमएफ ई लिखते थे, वैसे यहाँ पर एसी वोल्टेज सोर्स है और इस एसी वोल्टेज सोर्स का ईएमएफ मैं साइनोसॉइडल वैल्यू लेता हूँ। तो कैसे बोलूँगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एसी वोल्टेज सोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका ईएमएफ मैं साइनोसॉइडली वैरिंग विथ टाइम ले रहा हूँ। ईएमएफ वैरी कर रहा है साइनोसॉइडली विथ टाइम, जो कि ये एसी ईएमएफ होगा। एसी ईएमएफ। अब ये एसी ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया था तुम्हें ईएमआई में। फिर भी थोड़ा सा मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा ईएमएफ कैसे मिलता है।
सपोज ये कॉइल है जो कि एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है और ये कांस्टेंट होना चाहिए एसी ऑब्टेन करने के लिए। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और किसी जनरल टाइम पर, किसी भी टाइम पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल मैं मान रहा हूं थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिखूंगा? बी ए कॉस थीटा, क्योंकि बी डॉट ए लिखते हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, बी ए कॉस थीटा। अब फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ईएमएफ मिलेगा इससे। तो मैं कैसे देखूंगा उसको? डी फाई बाई डी टी। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा और, ये जो थीटा है, सपोज करते हैं कि एट टी इक्वल टू 0 लेट at t equal to 0 angle between area vector and magnetic field is 0 degree and at any time t it is theta। तो टी टाइम पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिख रहे थे हम लोग, एट टाइम टी। 0 से एंगल, 0 से थीटा डिग्री हो गया टी टाइम में। और स्पीड कैसा है? एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, एक्स इक्वल टू वी टी लीनियर के लिए, एंगुलर के लिए ओमेगा टी। तो इस थीटा एंगल मूव करने में टाइम कितना लगा होगा? अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड से थीटा एंगल मूव करता है तो उतना एंगल मूव करने में, थीटा एंगल रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा? टी इक्वल टू थीटा बाई ओमेगा। तो इस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं? ओमेगा टी। देखो तो यहां से, अगर थीटा एंगल टी टाइम में रोटेट किया है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो थीटा हो जाएगा ओमेगा टी। वही मैं रखने जा रहा हूं यहां। तो क्या हो जाएगा? बी ए कॉस ओमेगा टी, डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ चाहिए अपने को, कांस्टेंट बाहर कर लेता हूं, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? बी ए, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो अपना डी फाई बाई डी टी कितना बनेगा? माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और ईएमएफ कैसे लिखते हैं? माइनस डी फाई बाई डी टी। तो क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और यही जो मेरा क्वांटिटी है ई नॉट, ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी। तो देख लो साइनोसॉइडल ईएमएफ या अल्टरनेटिंग, जो भी बोलो, क्योंकि साइनोसॉइडल वायरिंग ईएमएफ ही हम लोग यूज करते हैं एसी में। तो एसी ईएमएफ जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं
वो इसी मेथड से ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर ई नॉट का वैल्यू बी ए ओमेगा, इससे मैंने बोला था क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग लिख रहे हैं, मान लो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या वोल्टेज लिख रहे हैं V इक्वल टू वी नॉट, या EMF के टर्म में भी लिख सकते हैं, वोल्टेज के टर्म में भी लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन तुम्हें पता है, T इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये तो पहले से जानते हो। तो कभी ऐसा पूछ दे ऑल्टरनेटिंग करंट अगर मेरा यही है, तो इस करंट को मैं ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? साइन का ग्राफ, टाइम एक्सिस, करंट एक्सिस। आई का मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, आई नॉट, मिनिमम वैल्यू माइनस आई नॉट। अब यहां से देखो तो एक टाइम पीरियड, ऐसे भी मैथमेटिक्स पढ़े हो तो टाइम पीरियड पता होगा। यहां से जैसा मोशन यहां स्टार्ट किया वैसा ही मोशन या सिचुएशन देखो तो कब रिपीट कर रहा है दोबारा, यहां से यहां तक। जैसा सिचुएशन यहां है वैसा ही सिचुएशन यहां है। तो मैं यहां से यहां के टाइम को बोल सकता हूं एक टाइम पीरियड t, और ये सिमेट्रिक है दोनों, तो ये हो जाएगा टाइम t/2 t/2। तो ये वाला टाइम है t/2। इस मैक्सिमम करंट के कॉरस्पॉन्डिंग भी ग्राफ सिमेट्रिक होता है, तो ये t/4 t/4। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जीरो करंट से मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम करंट से जीरो करंट आने का जो टाइम होता है वो t/4 लगता है। तो कभी क्वेश्चन पूछ दे, मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दे 20 और ओमेगा का यूनिट पर सेकंड बनेगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो एसआई में ये सेकंड, तो कैसा बनेगा ओमेगा का यूनिट पर सेकंड, 20 पर सेकंड टी, ऐसा दे दिया। या कुछ भी दे देगा, तो मैं 2 पाई दे दे, 2 पाई पर सेकंड टी। तुमसे पूछ दे इसी में कि बताओ करंट को जीरो से मैक्सिमम करंट पहुंचने का टाइम बताओ, जीरो से मैक्सिमम करंट पहुंचने का टाइम बताओ। तो अपने को पता है कि जीरो से मैक्सिमम करंट पहुंचने का टाइम t/4, या मैक्सिमम से जीरो भी पहुंचने का करंट, जीरो से मैक्सिमम, क्योंकि ये अपने को डायरेक्शन, नेगेटिव साइन का मतलब मिनिमम नहीं है, नेगेटिव साइन का मतलब डायरेक्शन से है, मैग्नीट्यूड वाइज तो मैक्सिमम ही है। जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो। करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं हम लोग, कभी नेगेटिव करंट में नहीं लिखते। नेगेटिव साइन इंडिकेशन है डायरेक्शन के लिए। तो जीरो से मैक्सिमम के लिए टाइम t/4। तो तुम्हें क्या चाहिए, जो टाइम मांग रहा है कि जीरो से मैक्सिमम या मैक्सिमम से जीरो होने का टाइम क्या लगेगा, तो टाइम कितना है t/4। t कैसे लिखोगे, 2 पाई बाई ओमेगा, नीचे 4 था, 2 पाई बाई 4, ओमेगा की जगह कितना साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा है 2 पाई,
कितना हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 1/4, 0.25। यही सेकंड बन जाएगा आंसर, 0.25 सेकंड। 0.25 सेकंड में करेंट 0 से मैक्सिमम या मैक्सिमम से 0। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो इसको क्वेश्चन फ्रेम कर लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज करेंट एंड आरएमएस करेंट। एवरेज करेंट एंड आरएमएस करेंट। तो सबसे पहले हम लोग एक टाइम पीरियड के लिए एवरेज करंट फाइंड करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एवरेज करंट फॉर वन टाइम पीरियड। और करंट हम लोग लेते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं यही एसी करंट ले रहा हूं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, तुम्हें ये सिखाया गया होगा, इसका एवरेज वैल्यू मैं कैसे लिखूं। तो एवरेज लिखने का तरीका क्या होता है करंट का, आई डी टी, एक टाइम पीरियड के लिए, जितना देर के लिए लिख रहे हो, टी टाइम के लिए लिख रहे हैं एवरेज 0 से टी। तो एक टाइम पीरियड, 0 से टी तक का वैल्यू अपॉन आई डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी अपॉन वो टाइम इंटरवल। वो टाइम इंटरवल कितना, 0 से टी यानी कि टी। तो एवरेज करंट लिखने का यही तरीका होता है। तो हम लोग एवरेज करंट फाइंड करना है तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो आई एवरेज कैसे लिखेंगे हम लोग, फॉर, पहले मैं जनरल लिख रहा हूं, फॉर 0 टू टी आई एवरेज इक्वल टू आई डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी और dt का इंटीग्रेशन 0 से t। ये एवरेज करंट का फॉर्मूला है, इस तरह से फाइंड करते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ वैरी करे, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ वैरी करे तो उसका एवरेज वैल्यू इसी फार्मूले से लिखते हैं। तो करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए करंट का एवरेज वैल्यू 0 से t टाइम के लिए इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो ये तो अपना फार्मूला हो गया। अब अपने को फाइंड करना था किसके लिए, वन टाइम पीरियड के लिए। तो हम लोग लिखेंगे फॉर वन टाइम पीरियड, इसको आगे बढ़ाएंगे, फॉर वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड के लिए तो बस यहां सिर्फ चेंजिंग करेंगे। अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आई का फार्मूला अपने को पता है, आई नॉट, आई का वैल्यू कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां मैं रखता हूं आई एवरेज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की जगह डी टी 0 से t, डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t।
कांस्टेंट है, आई नॉट बाहर कर लिया, साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन टी और लिमिट पुट करेंगे तो बन जाएगा कैपिटल टी, आई नॉट बाई टी और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई है तो ओमेगा से डिवाइड करेंगे, 0 से टी, आई नॉट बाई टी और ओमेगा बाहर कर लेता हूँ, लिमिट पुट करता हूँ, माइनस साइन मैं नहीं बाहर नहीं करना चाहता तो मैं लिमिट उलट देता हूँ, माइनस साइन हट जाएगा, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट टी, तो क्या हो जाएगा कॉस 0 रखेंगे तो 0 माइनस कॉस ओमेगा टी, तो माइनस साइन बाहर करके एक बार टी रखना, एक बार 0 रखना, यही चीज आएगा। तो आई एवरेज फाइनली क्या आया, आई नॉट बाई ओमेगा टी कॉस 0 माइनस ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, आई नॉट 2 पाई कॉस 0 1 कॉस 2 पाई माइनस 1, सॉरी कॉस 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, कॉस 2 पाई का वैल्यू 1, कॉस 0 के लिए 1, पाई के लिए -1, 0 के लिए +1, पाई के लिए -1, 2 पाई के लिए +1, यहाँ 0 होता है, कॉस का यहाँ वैल्यू 0, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए +1, इस एंगल के लिए -1, कॉस 0 1, कॉस 2 पाई 1, तो क्या बनेगा अपना वैल्यू, 1 से 1 कैंसिल, 0। तो हम लोग कहते हैं कि एक टाइम पीरियड में एवरेज करंट 0 मिलता है, मिलना भी चाहिए, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, जो एरिया ऊपर वही एरिया नीचे। आई डी टी का मतलब क्या होता है, आई डी टी का मतलब एरिया अंडर करेंट टाइम ग्राफ, एक टाइम पीरियड में करेंट और टाइम ग्राफ का एरिया, करेंट और टाइम ग्राफ का एरिया एक टाइम पीरियड में, तो हाफ टाइम पीरियड में ये एरिया और हाफ टाइम पीरियड में ये एरिया, और तुम्हें पता है कि इस एरिया का मैग्नीट्यूड और इस एरिया का मैग्नीट्यूड सेम है, इसे मैं पॉजिटिव लिखूंगा तो इसे मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा, इसलिए एवरेज करंट अपने को क्या मिल रहा था एक टाइम पीरियड में 0। तो ये ग्राफ से भी पता चल रहा है कि ये वैल्यू एक टाइम पीरियड के लिए 0। अब अपने को अगर लॉन्ग टाइम में फाइंड करना हो, लॉन्ग टाइम में फाइंड करना हो, तो जैसे एक टाइम पीरियड के लिए 0 हुआ, 2 टाइम पीरियड के लिए 0 हुआ, 3 टाइम पीरियड के लिए 0 होगा, वैसे ही हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी 0 होगा। तो हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी एवरेज करंट 0 लिखेंगे। जैसे एक टाइम पीरियड के लिए एवरेज करंट 0, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं, फाइनली क्या है अपने को, एवरेज करंट ओवर 1 टाइम पीरियड इक्वल टू 0 फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, या फॉर लॉन्ग टाइम भी बोल सकते हैं,
फॉर लॉन्ग टाइम एवरेज करेंट विल बी 0। तो लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग एवरेज करेंट 0 लिखते हैं। लेकिन कभी कभी तुमसे पूछेगा एवरेज करंट बताओ। मैंने क्या फाइंड किया, एवरेज करंट फॉर वन टाइम पीरियड, और उसी से मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि लॉन्ग टाइम के लिए भी एवरेज करंट 0 होगा। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि एवरेज करंट बताओ, कोई करंट दे दे और उसका एवरेज वैल्यू पूछे, तो एवरेज वैल्यू मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो करंट यूज करते हैं उसी को एवरेज करंट हम लोग बोलते हैं। जैसे ये करंट लिया तो एक टाइम पीरियड में तो एवरेज करंट क्या हुआ, 0। लेकिन एवरेज करंट एक टाइम पीरियड के लिए मैंने निकाला या फिर लॉन्ग टाइम के लिए 0 लिखते हैं। अगर पूछे कि एवरेज करंट बताओ, इसका मतलब है कि एवरेज करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पूछ रहा है। तो एवरेज करंट जो डिफाइन है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डिफाइन है। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैंने तो वन टाइम पीरियड के लिए फाइंड करके दिखाया कि 0 होगा, और उसी से मैंने प्रूव कर दिया कि लॉन्ग टाइम के लिए भी एवरेज करंट 0 होता है। लेकिन जो एवरेज करंट डिफाइन होता है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डिफाइन होता है। तो मैं वही बताने जा रहा हूं। एवरेज करंट is defined for positive half cycle, यानी कि T/2। तो I एवरेज मैं फाइंड करने जा रहा हूं, किसके लिए, फॉर I एवरेज फॉर I = I0 sin ओमेगा टी। मेरा इंस्टेंटेनियस करंट ये है। इसमें फेज कांस्टेंट भी दे दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम फेज कांस्टेंट के साथ लो या नहीं लो, इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो I एवरेज अपने को फाइंड करना है, और वो किसके लिए डिफाइंड है, पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि हाफ टाइम पीरियड के लिए। तो मैं कैसे लिखूंगा, 0 से T/2 I dt का इंटीग्रेशन, और ये dt का इंटीग्रेशन 0 से T/2। अब I का वैल्यू रख दो, I0 sin ओमेगा टी। तो I0 तो बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन 0 से T/2 अपॉन ये क्वांटिटी क्या आ जाएगा, T/2। T/2 तो T नीचे और 2 ऊपर, ये सिचुएशन होगा। तो फाइनली क्या मिलेगा अपने को, 2I0 अपॉन टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा लिमिट 0 to T/2। ये बाहर ले आता हूं, 2I0 ओमेगा टी, यहां से रखूंगा वैल्यू तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 माइनस कॉस ओमेगा T/2। ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, 2I0 ओमेगा टी, और ये कितना, cos 0 1, और ये 2 पाई है,
2 पाई से 2 कैंसिल, कॉस पाई -1, -1, तो कितना हो जाएगा ये 2 बन जाएगा, 2 और 2, और ये ओमेगा टी के बदले 2 पाई। तो एवरेज करेंट अगर साइनोसॉइडल करेंट हो, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका एवरेज करंट कितना मिलेगा, 2 आई नॉट बाई पाई। याद रखना, जहां आई नॉट क्या है, पीक करंट है। ये तुमसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। कैसे आया ये मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा प्रॉपर इंटीग्रेशन से। और वैल्यू कितना होता है, 2 आई नॉट बाई पाई। साइनोसॉइडल वेरिंग विथ टाइम अगर तुम्हारा करंट हो तो उसका एवरेज वैल्यू ये मिलेगा। अगर तुम्हारे पास वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो V का एवरेज वैल्यू मिलेगा 2 वी नॉट अपॉन पाई। तो अगर अपने से एवरेज करंट पूछ रहा है, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। तो एवरेज करंट निकालना सिखा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट क्या होता है, इसका नाम क्या है, इसका सेंस क्या, रूट मीन स्क्वायर करंट। तो आरएमएस करंट क्या है, इट इज स्क्वायर रूट, इसको लिख दे रहा हूं। आरएमएस करंट क्या है, इट इज स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट है, मीन स्क्वायर करंट। किसका, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर करंट। आरएमएस करंट क्या है, स्क्वायर रूट है किसका, मीन ऑफ स्क्वायर करंट। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, फॉर ए टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के लिए। अगर एक टाइम पीरियड के लिए एवरेज देखते थे तो अपना क्या मिलता था, 0। लेकिन स्क्वायर करने से क्या होगा, जो करंट है उस करंट का स्क्वायर करोगे तो ये नीचे वाला सेक्शन ऊपर चला जाएगा। अब देखो एक टाइम पीरियड के लिए 0 नहीं मिलेगा। अगर मीन या एवरेज जो भी बोलो, इसी को एवरेज भी बोलते हैं, इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ मीन या एवरेज जो भी बोल दो। तो एक टाइम पीरियड के लिए जब करंट का स्क्वायर करेंगे तो 0 नहीं मिलेगा अपने को। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आरएमएस करंट कैसे फाइंड करेंगे, मीन निकालेंगे किसका, स्क्वायर करंट का। और मीन निकालने आता है, मीन यानी एवरेज। किसका एवरेज, करंट के स्क्वायर का, करंट के स्क्वायर का एवरेज। इसका फाइंड करेंगे और इसी को रूट कर देंगे तो यही बन जाएगा IRMS। तो तुम्हारा IRMS यही है, करंट के स्क्वायर का एवरेज का रूट, स्क्वायर करंट का एवरेज का रूट। तो अपने को यही फाइंड करना IRMS। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, करंट का स्क्वायर का एवरेज फाइंड करूंगा। जैसे करंट का एवरेज फाइंड किया था वैसे ही करंट का एवरेज।
तो हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं पहले, एवरेज ऑफ स्क्वायर करेंट, करेंट के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, करेंट के स्क्वायर एक टाइम पीरियड के लिए था, तो एक टाइम पीरियड के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं, किसके लिए, 0 से t। तो कितना होगा ये, करंट वही लेते हैं, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू रखूंगा तो आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर और अंदर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन, और ये 0 से t में इंटीग्रेट करेंगे dt को, तो अपने को मिलेगा t। अब इसी को अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो याद करो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हो, तुम्हें सिखाया गया होगा इंटीग्रेशन में, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करते हैं। वन माइनस कॉस 2 थीटा dt, और 2 जो था मैं उसको बाहर कर लेता हूं, थीटा का जगह क्या था, ओमेगा टी था। तो कितना मिलेगा, करेंट के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू फाइंड कर रहा था हम लोग, इसका इंटीग्रेशन कितना, dt का इंटीग्रेशन t और cos थीटा का इंटीग्रेशन, cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा स्मॉल t था अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट कहां से कहां, 0 से t। अब यहां से ध्यान दो, मैं लिमिट पुट करूंगा, तो इसके लिए देखो, तो यहां से जो लिमिट पुट कर रहा हूं साइन का 0 से t, साइन या कॉस का वैल्यू, साइन या कॉस का वैल्यू 0 से एक टाइम पीरियड के लिए 0 होता है। तो आगे से याद रखना, डायरेक्ट हम लोग ये करेंगे, साइन थीटा रहे या कॉस थीटा रहे, एक टाइम पीरियड के लिए वैल्यू इसका 0 लिखेंगे। लेकिन फिर भी मैं अभी वैल्यू पुट करके दिखा देता हूं, लेकिन आगे से इसका वैल्यू जहां ऐसा देखेंगे साइन या कॉस और एक टाइम पीरियड के लिए वैल्यू लिखना होगा, तो वो 0 बन जाएगा। फिर भी मैं यहां वैल्यू रखता हूं, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 भी बोल सकते हैं। तो एक बार t रखूंगा, t तो कितना बन जाएगा, ये t माइनस ये कितना, साइन 2 ओमेगा टी, ये माइनस लोअर लिमिट से, लोअर लिमिट से कितना बन जाएगा, ये
ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और साइन ज़ीरो भी ज़ीरो, तो लोअर लिमिट से पूरा ज़ीरो बन जाएगा। अब यह ध्यान रखना 2t, ये क्या है 2 पाई है, साइन 4 पाई का वैल्यू, जीरो का वैल्यू जीरो, पाई का वैल्यू भी जीरो, 2 पाई का जीरो, 3 पाई का जीरो, 4 पाई का जीरो, तो साइन 4 पाई का वैल्यू जीरो, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा अपने को जीरो, तो सिर्फ यहां से मिलेगा क्या t। मैं पहले ही बोल रहा था कि साइन या कॉस का एक टाइम पीरियड में वैल्यू कितना मिलता है जीरो, तो सिर्फ इसी का लिमिट रख सकते थे हम लोग डायरेक्ट भी। तो यहां से देखो तो t से t कैंसिल हो गया, तो करेंट का स्क्वायर का एवरेज वैल्यू अपने को कितना मिला, पीक करेंट का स्क्वायर अपॉन 2। अब IRMS कैसे फाइंड किया था मैंने, करेंट के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू का रूट, इसका रूट करोगे तो कितना आएगा, तो RMS करेंट ये मिलता है I0 अपॉन √2, पीक करेंट अपॉन √2। तो फाइनली साइनोसॉइडल करंट के लिए एवरेज वैल्यू, एक टाइम पीरियड के लिए नहीं, एवरेज वैल्यू 2I0 बाई पाई, और RMS करेंट, एवरेज करेंट इतना, RMS करेंट I0 अपॉन √2। ये तो भूलना ही नहीं है, ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ना मतलब कम से कम इतना तो जानना, ये सब आना चाहिए। अगर वोल्टेज रहता तो एवरेज वोल्टेज ये कर देते और आरएमएस वोल्टेज ये कर लेते, पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज जो बोल दो। तो अब किसी भी सर्किट के लिए अगर तुम्हें एवरेज करेंट या एवरेज वोल्टेज फाइंड करने के लिए बोले तो तुम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। बिल्कुल क्लियर है कि अगर वो एसी करंट या वोल्टेज है तो एवरेज अपने को फाइंड करना है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, और अगर आरएमएस फाइंड करना है तो एक टाइम पीरियड के लिए। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। और आरएमएस कैसे फाइंड करते हैं, करंट का स्क्वायर करेंगे और करंट का स्क्वायर का एवरेज करेंगे, करंट करेंगे, करंट का स्क्वायर का एवरेज करेंगे, और उस जो करंट का स्क्वायर का एवरेज आएगा उसका रूट करेंगे। तो मैं कुछ और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं डिफरेंट, तो मैं आरएमएस ऑल्टरनेटिंग करंट और भी तरीके के दे दिए जा सकते हैं। मैंने तो साइनसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट बताया, इसके अलावा और भी ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं। उसके लिए तुम्हें एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछेगा, जो कि फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो मैं कुछ और तुम्हें दिखाता हूं, अदर ऑल्टरनेटिंग करेंट्स। अदर ऑल्टरनेटिंग करेंट। सबसे पहले तो स्क्वायर शेप्ड करंट, स्क्वायर शेप्ड करंट। तो स्क्वायर शेप्ड करंट कैसा होता है,
ये टाइम एक्सिस है, ये करंट एक्सिस है। मैक्सिमम करंट आई नॉट T/2 T। देखो तो T/2 तक पॉजिटिव करेंट और T/2 से T तक नेगेटिव करेंट, फिर पॉजिटिव करेंट, फिर नेगेटिव करेंट। ये करंट कैसा है? इसको बोलते हैं स्क्वायर शेप्ड एसी करंट। स्क्वायर शेप्ड एसी करंट। वोल्टेज दे देते तो स्क्वायर शेप्ड वोल्टेज हो जाता ये। तो इसके लिए तुमसे पूछ सकता है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा है। साइनसॉइडल वाले में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। हाफ टाइम पीरियड तक पॉजिटिव करंट, नेगेटिव हाफ टाइम पीरियड तक नेगेटिव करंट। इसका वैल्यू होगा -I0। तो इस स्क्वायर शेप्ड करंट के लिए तुमसे पूछ देगा आई एवरेज क्या होगा। अब आई एवरेज कैसे लिखते थे? आई dt का इंटीग्रेशन अपॉन dt का इंटीग्रेशन। यही तो फाइंड करते थे। अब ये देखो तो क्या है, मैथमेटिक्स में तुम पढ़े होगे या फिर जब काइनेमेटिक्स पढ़ाया गया है वहां भी इसका सेंस क्या होता सिखाया गया होगा। करेंट टाइम ग्राफ का एरिया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करेंट टाइम ग्राफ का एरिया 0 से T/2 के लिए, 0 से T/2 टाइम के लिए करेंट टाइम ग्राफ का एरिया। इंटीग्रेशन करके भी फाइंड कर सकते हैं। यहां से दिख रहा है करंट कांस्टेंट है, तो करंट को बाहर कर लो, क्योंकि करंट तो साइनसॉइडल है नहीं, यहां पर करंट कांस्टेंट है। जैसे देखो इंटीग्रेशन से भी देख सकते हैं, I0 कांस्टेंट है, करंट तो कांस्टेंट है, वैरी नहीं कर रहा मैग्नीट्यूड में, तो ये I0 हो जाएगा। dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट पुट कर दो। या फिर तुम ऐसे भी देख सकते हो, ये भी देखने का एक तरीका है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएगा कोई जरूरी नहीं कि इंटीग्रेशन करें, हम एरिया से भी देख सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं। तो ये एरिया है, ये एरिया कितना? I0 इंटू T/2। वो तो यहां से भी आ रहा है, I0 को कांस्टेंट बाहर कर लो, dt का इंटीग्रेशन T/2 टाइम में I0 T/2 यही आएगा। यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया के टर्म में ये लिखेंगे, तो क्या बनेगा? ये I0 T/2 अपॉन ये dt का इंटीग्रेशन T/2 से 0। आई एवरेज कितना आ गया? I0 आना भी चाहिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू। तो करंट कांस्टेंट है तो एवरेज करंट भी वही आएगा। जब मैग्नीट्यूड वैरी करे तब तो एवरेज वैल्यू चेंज करेगा, जब मैग्नीट्यूड सेम है तो एवरेज वैल्यू भी वही रह जाएगा। तो करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, इसलिए एवरेज वैल्यू वही रह गया है, I0 ही। अब यहां से हम लोग फाइंड करेंगे RMS करंट। तो RMS करंट कैसे फाइंड कर रहे थे? सबसे पहले तो करंट का स्क्वायर का एवरेज लिखेंगे, इसी को रूट करना है, तो सबसे पहले यही फाइंड किया करो, करंट के स्क्वायर का एवरेज। और एक टाइम पीरियड के लिए मैंने बोला था ये, और यहां से dt का इंटीग्रेशन 0 से t। यहां पर एरिया नहीं दिखते क्योंकि अपने को इसका एरिया नहीं चाहिए, इसका करंट का स्क्वायर इनटू टाइम का चाहिए। मैं वैल्यू ही रखता हूं करंट का स्क्वायर, तो करंट तो मेरा कांस्टेंट है I0। अच्छा, मुझे एक टाइम पीरियड के लिए देखना है, तो देखो तो अगर मैं करंट को स्क्वायरिंग करूंगा तो इधर वाला तो ऊपर रहेगा ही, इधर वाला भी ऊपर आ जाएगा।
तो जो एरिया इस हाफ साइकिल के लिए मिलेगा वही एरिया इस हाफ साइकिल के लिए मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे सोचता हूं कि इस हाफ साइकिल का मैं ये फाइंड कर लेता हूं और डबल कर दूंगा तो एक टाइम पीरियड के लिए हो जाएगा। हाफ टाइम पीरियड के लिए मैं फाइंड कर लेता हूं और उसको डबल कर दूंगा तो एक टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से ये इसका ग्राफ भी ऊपर ही आएगा। जैसा एरिया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वैसा ही एरिया निगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट के स्क्वायर के लिए। तो सोचने का ये भी एक तरीका है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। अगला स्टेप में तुम लिखना, ये स्टेप तो रहने देना, इसके अगला स्टेप में कैसे लिखोगे ये कर देना। हाफ टाइम पीरियड के लिए निकाल लिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि एक टाइम पीरियड का हो जाएगा। अब ध्यान देना, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे सोचोगे तो ज्यादा आसान होगा तुम्हें सॉल्व करना। अब 2 करेंट का स्क्वायर आई नॉट, करेंट का स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, dt 0 से t/2 अपॉन ये तो t बनेगा, अब यहां से क्या होगा 2i0 का स्क्वायर, dt का इंटीग्रेशन t का लिमिट t/2 अपॉन ये t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, करेंट के स्क्वायर का मीन ये आया। IRMS कैसे लिखते हैं, करेंट का स्क्वायर का एवरेज का रूट, तो इसका रूट करेंगे तो कितना होगा, यानी कि एवरेज वैल्यू बोलो या आरएमएस वैल्यू बोलो, स्क्वायर शेप्ड करंट के लिए सेम वैल्यू आ रहा है। अब मैं कुछ और दिखाता हूं। इसको बोलते हैं सॉ टूथ शेप्ड करेंट। ये करेंट वोल्टेज भी दे सकते हैं, अगर वोल्टेज कर देंगे तो वोल्टेज के टर्म में लिखेंगे। इसके लिए एवरेज करेंट, आरएमएस करंट अपने को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बेसिक आइडिया मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले एवरेज करेंट, तो एवरेज करेंट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये देखो, तो यहां से जो शुरू किया है करेंट, वैसा कब शुरू किया यहां पर, तो ये एक टाइम पीरियड हो गया, ये हाफ टाइम पीरियड। तो देखो तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, रिपीट कर रहा है एक टाइम पीरियड बाद, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो इसका एवरेज वैल्यू लिखना था, एवरेज वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कैसे, आई डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन
एक हाफ टाइम पीरियड के लिए। अब याद करो, अगर तुम इंटीग्रेशन से चलना चाहते हो तो तुम्हें ये करंट जनरल लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे ये? देखो तो, अच्छा ये पीक करंट है, ये मैक्सिमम करंट, मैग्नीट्यूड वाइज ये भी मैक्सिमम। पीक करंट कितना? आई नॉट। तो इस करंट को तुम्हें टाइम के फंक्शन में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसका स्लोप देखो, स्लोप कितना? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये स्लोप है। अब इसका जनरल करंट का जनरल फार्मूला टाइम के फंक्शन में I इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जीरो। स्ट्रेट लाइन है, m कितना है? ऊपर करके लिख रहा हूं मैं यहां, I इक्वल टू 2I0 बाई टी। ये तुम्हारा जनरल करंट मिला, ये तुम्हारा जनरल करंट मिला। अब ये रख करके तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इतना मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं? ये पता है आपने को, ये एरिया है कौन सा? हाफ टाइम पीरियड के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी मतलब क्या? एरिया ऑफ आई टी ग्राफ। आई टी ग्राफ का एरिया हाफ टाइम पीरियड के लिए। तो देख लो ये कितना आसानी से हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं। और अगर इंटीग्रेट कर रहे होते तो पहले तो करंट का टाइम के फंक्शन में रिलेशन निकालते, फिर इंटीग्रेट करते। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एरिया से चला करो, जो दिखे आसान वो करो। तो ये कितना बन रहा है? एरिया कैसे लिखते हैं ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन ये बनेगा t/2। ये तुम्हारा एवरेज करंट बना। अब हम लोग फाइंड करेंगे इंस्टैंटेनियस करंट। सॉरी, अब हम लोग फाइंड करेंगे आरएमएस करंट। आरएमएस करंट कैसे? तो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है? करंट के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू मैं पहले फाइंड करूंगा। करंट के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि एक टाइम पीरियड के लिए इस आरएमएस डिफाइंड है। अब तुम्हें करंट का फार्मूला चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि अब तुम एरिया नहीं लिख सकते। करंट का ग्राफ पता है तो करंट का स्क्वायर और टाइम का एरिया तुम नहीं लिख सकते। यहां से करंट का स्क्वायर का ग्राफ कुछ और बन जाएगा। ये करंट का ग्राफ है टाइम के साथ, करंट का स्क्वायर और टाइम का ग्राफ कुछ और होगा। तो फिर एरिया से तो नहीं चलेंगे, एरिया से नहीं चलेंगे तो फिर जनरल मेथड इंटीग्रेशन से। तो मुझे जनरल करंट लिखना पड़ेगा। और जनरल करंट अभी लिखा था मैंने, जो रब कर दिया, फिर भी मैं लिख सकता हूं, स्लोप पता है अपने को। तो जनरल करंट कैसे? I इक्वल टू एम एक्स टी। एम कितना? I की जगह कितना लिख सकता हूं? 2I0 टी और यहां से t। ये करंट का स्क्वायर dt। और ये t बनेगा अपना। तो यहां से क्या बाहर आएगा? देखो तो, 2 का स्क्वायरिंग करूंगा तो 4I0 स्क्वायर नीचे
टी स्क्वायर और एक टी क्यू, और ये क्या है टी क्यू। अच्छा मैं एक काम करता हूं, देख लो मैं क्या करता हूं, ये जो ग्राफ है ये एक टाइम पीरियड तक के लिए नहीं है, हाफ टाइम पीरियड तक के लिए ही है। नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए ग्राफ चेंज हो गया है, देख लो। लेकिन मैंने क्या किया, 0 से t तक लिखा है, तो ये गलत है। 0 से t तक नहीं है ग्राफ, ये ग्राफ आगे तक नहीं है टाइम पीरियड तक। हाफ टाइम पीरियड के बाद ग्राफ चेंज हो जाता है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें दो इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, एक इसका 0 से t/2 तक का, और फिर इसका इक्वेशन लिख करके t/2 से t तक करना पड़ेगा। तो ये बहुत लेंथी काम हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि जैसा ग्राफ इसका मिलने जा रहा है वैसा ही ग्राफ इसका मिलने जा रहा है, तो स्क्वायरिंग वाला भी ग्राफ एक ही जैसा मिलेगा। तो एरिया जो मिलेगा इस हाफ साइकिल के लिए और इस हाफ साइकिल के लिए सेम मिलने जा रहा है, करंट स्क्वायर और टाइम का। तो मैं क्या करता हूं, हाफ टाइम पीरियड के लिए ही, चूंकि ग्राफ जो मैंने लिखा है इक्वेशन वो हाफ टाइम पीरियड तक के लिए लिख पाया हूं, तो हाफ टाइम पीरियड तक के लिए मैं लिख करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर वाला एरिया और इधर वाला, तो 0 से t के लिए फाइंड हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, स्टार्ट तो ऐसे करना है, लेकिन करेंट हम लोग लिख पाए हैं हाफ टाइम पीरियड के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ टाइम पीरियड वाला ही यूज कर रहे हैं करेंट। इस तरह से चलेंगे हम लोग। अब तो यहाँ पर नीचे तो सही है, यहाँ पर हाफ टाइम पीरियड के लिए कर करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैंने स्टार्ट ऐसे किया था, एक स्टेप तुम बढ़ा करके, एक स्टेप इसके बाद इसको लिखने से पहले ये कर देना, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो अब क्या बनेगा, ये इसको मैं अब रब कर देता हूं क्योंकि इसका जरूरत अपने को अब नहीं है। यहां से कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8, टी स्क्वायर 8 I0 स्क्वायर, 8 I0 स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर नीचे, और ये टी क्यू। इंटीग्रेशन किसका बच जाएगा, टी स्क्वायर डी टी का। लिमिट कहां से कहां, 0 से t/2, 8 I0 का स्क्वायर टी क्यू, और ये क्या हो जाएगा, TQ/3, 0 से t/2। 3 को बाहर किया जाता हूं, 8/3, एक बार t के जगह t/2, TQ/8 माइनस लोअर लिमिट से 0। ये क्या बनेगा तुम्हारा, TQ से TQ कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, I0 स्क्वायर बाई 3, इसी का वैल्यू। अपने को क्या चाहिए, IRMS। तो वो कैसे आता है, करेंट के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू का रूट। करेंट का स्क्वायर का एवरेज वैल्यू आया ये, इसका रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो इस तरह से एवरेज करेंट, आरएमएस करेंट का मैं कुछ और ग्राफ देकर जाता हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन तुम पहले से सॉल्व कर लेना और फिर आंसर मैच करवाना। तो मैं
कुछ और सिचुएशन देकर जाता हूँ। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लाइट चली गई है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और वो क्वेश्चन वोल्टेज टाइम ग्राफ का दिया हुआ है और इसके लिए तुम्हें एवरेज वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज फाइंड करना है। तो आज के लिए क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा।